नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MHRD टीचर में। मेरा नाम है अनुपम तिवारी, मैं MP में प्राइमरी टीचर हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास की कुछ टैग वर्ड्स के बारे में। क्या होता है कि जैसे अभी हमने अपने YouTube चैनल पे कुछ वीडियो बनाए हैं जीन पियाजे वाइगोत्स्की या भाषा विकास से संबंधित, तो उनके बारे में कुछ ऐसे शब्द हैं, अगर हम उनको पकड़ लें तो हम उनमें ऑप्शन में हमको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे और हम उनको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं और वो हमारे सही निकलते हैं। तो कुछ प्रीवियस ईयर को देखने के बाद ये कुछ टैग वर्ड्स हमने लिखे हैं, अगर इनको हम थोड़ी सी अंदाज़ा लगा लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं बिना कोई देरी के, और हमारा पेपर भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो समझते हैं बाल विकास पेडागोजी के बारे में। इसके और बाल विकास के बारे में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ और वीडियो भी बनाए हैं, जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहल वर्ग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो MP टेट के लिए और C टेट के भी लिए भी। C टेट का वो MP टेट का कल से पेपर शुरू होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इनको देख भर लीजिए, इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप जब पेपर लगाएंगे इनको देखने के बाद तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी इसमें। सबसे पहले समझते हैं जैसे बुद्धि। अगर बुद्धि के बारे में कोई हमारा क्वेश्चन आता है और उसमें लिखा हुआ है बहुआयामी, समुच्चय या समूह, इन 3 टैग वर्ड्स हैं, अगर इनको लिखा हुआ है तो हम इनको पॉजिटिव मानेंगे और इनको सही करेंगे। बहुआयामी का मतलब होता है बुद्धि हमारी विभिन्न आयामों पर काम करती है, एक आयाम पर काम नहीं करती है या 2 आयाम पर काम नहीं करती, बहुत एक साथ कई पहलुओं पर एक साथ काम करती है। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो जैसे हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ दिमाग कहीं और भी रहता है, घर में, परिवार में, खेल में, कहीं भी रहता है, तो विभिन्न आयामों पर काम करती है। बुद्धि एक समुच्चय समूह के रूप में काम करती है, एकल रूप से काम नहीं करती है, तो इनको हम पॉजिटिव में मानेंगे। ठीक है, अब आते हैं विकास के बारे में। अगर विकास से संबंधित कोई हमारा क्वेश्चन आया है तो उसमें विकास हमारा निरंतर होता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। वृद्धि ये बुद्धि है, वृद्धि होती है जो रुक जाती है। वृद्धि वृद्धि से मतलब माना जाता है हमारी जो शारीरिक विकास होता है उसको वृद्धि मानते हैं, लेकिन जो विकास होता है उसको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी प्रकार की वृद्धि को विकास माना जाता है। तो जो विकास होता है वो निरंतर होता रहता है। वृद्धि है एक समय के बाद रुक जाती है, तो विकास से निरंतर होता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जब शुरुआती में विकास होता है तो पहले एक सीमित रहता है, जैसे बीज होता है तो बीज पहले अब सिंपल सा होता है, लेकिन जब उससे पेड़ बनता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है विकास, विशिष्ट से सामान्य होगा तो हमारा गलत होगा। अब आते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। हमने अपनी वीडियो में भी बताया है, लेकिन इसमें हम कुछ टैग वर्ड्स पकड़ लेते हैं कि अगर ये पेपर में आती हैं और वाइगोत्स्की से अगर क्वेश्चन है रिलेटेड तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। जैसे वाइगोत्स्की ने समाज पर बहुत फोकस किया है कि जो बच्चे हैं वो जो सीखने अधिगम है उनका वो समाज के माध्यम से होता है, अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। तो समाज शब्द अगर हम कहीं भी पकड़ लेते हैं तो वाइगोत्स्की से अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम सीधा टिक कर सकते हैं। परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ बोलचाल के माध्यम से सीखते हैं। सामाजिक, सामूहिक कार्य, मतलब समूह में कार्य करके, जो हमारे समाज है, समाज में सामूहिक रूप से कार्य करके बच्चे सीखते हैं। संवेग एवं संज्ञान, अगर ये दोनों एक साथ आए हैं, संवेग मतलब इमोशंस और संज्ञान मतलब ज्ञान, अगर ये दोनों एक साथ हैं तो ज्ञान का संवेग से सीधा कनेक्शन होता है। अगर संवेग हमारे अच्छे हैं तो ज्ञान भी हमारा अच्छा होगा, मतलब अगर हमारे इमोशंस अच्छे हैं, हमारा खुद पर कंट्रोल अच्छा है, तो हम अपनी ज्ञान करने की क्षमता है हमारे उसमें वृद्धि होगी। वो एक दूसरे से सन्निहित हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं, संवेग और संज्ञान। सक्रिय, अगर हमारी जैसे पेपर में कोई क्वेश्चन आता है उसमें सक्रिय लिखा है तो सक्रिय हमको पॉजिटिव में मानना है कि बच्चे सक्रिय अगर रहकर सीखते हैं तो हमारा पॉजिटिव में आएगा, हम उसको सही करेंगे। अगर उसकी जगह लिखा है कि बच्चे निष्क्रिय रहकर वो काम कर रहे हैं या बच्चे निष्क्रिय हैं कक्षा में, तो उस ऑप्शन को हम नेगलेक्ट कर देंगे। अगर बच्चों को सक्रिय होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीचर पर सक्रिय नहीं होना चाहिए, टीचर का सक्रिय रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का सक्रिय रहना इंपॉर्टेंट है। सहभागिता, बच्चों के लिए जो पूरी बाल विकास होती है वो अब क्या हो गया है, पहले जो होता था वो शिक्षक केंद्रित होती थी, अब लेकिन जो साइकोलॉजी डेवलप हुई है वो बाल केंद्रित हुई है। इसलिए इसी प्रकार नई शिक्षा नीति में पूरी जो हमारी किताब या पाठ्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो बाल केंद्रित चलाया जा रहा है, पूरा फोकस बच्चे पर है। इसलिए हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बच्चे को केंद्र में मानकर सॉल्व करेंगे कि बच्चे के लिए अच्छा होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है सहभागिता, तो किसकी सहभागिता, बच्चे की सहभागिता। जब तक बच्चे आपस में सहभागी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर बोल रहा है, बच्चों को भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहना है, क्वेश्चन आंसर करते रहना है, आपस में भी पूछते रहना है, तभी वो है बच्चे का विकास, सर्वांगीण विकास हो पाएगा। अवसर, बच्चे को अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें, बोलने का अवसर दें, अपनी बात को रखने का अवसर दें। अगर वो कोई चित्र बना के ला रहा है तो उसके भी अवसर दें। अगर उसमें कोई नई प्रतिभा है खेल में, अन्य किसी कार्य में, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई में, अगर अन्य किसी कार्य में भी उसके अंदर कोई प्रतिभा है तो उसको उजागर करने के लिए हम प्रयास करेंगे, उसको अवसर देंगे।
समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जो विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं अगर उनको एक साथ मिलकर पढ़ाई करें, जैसे कुछ सामान्य बच्चे होते हैं, कुछ विशिष्ट बच्चे होते हैं, कुछ मंदबुद्धि वाले बच्चे होते हैं, कुछ दिव्यांग बालक होते हैं। विशिष्ट दिव्यांगता को अलग कर दिया जाता है, जैसे कोई आंखों से देख नहीं पाता है, बिल्कुल नहीं देख पाता है, तो उनको उनके लिए अलग विद्यालय होते हैं। लेकिन अगर कोई थोड़ी दिक्कत होती है देखने में तो उनको समावेशित करके एक साथ कक्षा का लाभ उठा सकें, ऐसी कक्षा का विकास करना कि सभी को समाहित करके एक कक्षा में पढ़ाया जा सके। उनके लिए अलग अलग कक्षाएँ ना लगाना पड़े या उन पर अलग से ध्यान तो हम दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई अलग कक्षा की व्यवस्था ना करें। तो समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा को बाल विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। मतलब ये माना गया है कि सभी बच्चों को एक साथ रख के पढ़ाना है, अलग अलग करके नहीं पढ़ाना है। चाहे उनके अंदर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हों, चाहे कोई मंदबुद्धि का हो, उन पर अलग से फोकस करना है, लेकिन कक्षा एक ही में पढ़ाना है। तो समावेशी शिक्षा पॉजिटिव में आएगा। क्रियाशीलता मतलब बच्चों को क्रियाशील रखना है, निष्क्रिय नहीं रखना है, तो क्रियाशीलता हमारा पॉजिटिव में आएगा। अब कुछ मनोवैज्ञानिक उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर आते हैं पेपर में तो इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। जैसे पियाजे हैं, तो पियाजे ने जो बच्चों की भाषा, अगर बच्चे कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 वर्ष के, उनकी भाषा को अहम केंद्रित माना गया है। अहम केंद्रित मतलब स्वयं से बातें करना। तो उन्होंने अगर बच्चे स्वयं से बातें करते हैं तो उनकी भाषा को अहम केंद्रित माना है। वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चों को स्वयं से बातें करना वैज्ञानिक वार्ता है, मतलब बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, इस प्रकार से माना है। बच्चे नई नई प्रकार की खोजें करता रहता है। तो वाइगोस्की ने बच्चे को वैज्ञानिक कहा है, उनकी बातों को वैज्ञानिक वार्ता कहा है। कोहलबर्ग ने कहा है कि नैतिक तर्कणा, अगर नैतिक तर्कणा कहीं भी किसी अगर ऑप्शन में हो तो हम कोहलबर्ग से रिलेटेड मानेंगे कि नैतिक तर्कणा शब्द किससे जुड़ा है, या नैतिक जिसको रीजनिंग, तर्कणा मतलब रीजनिंग। तो नैतिक दुविधा से संबंधित जो पूरा विकास के जो स्ट्रक्चर दिए हैं वो कोहलबर्ग ने दिए हैं। तो कोहलबर्ग से नैतिक तर्कणा, हमने कोहलबर्ग के बारे में बताया है, डिटेल में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर नैतिक तर्कणा शब्द आता है तो कोहलबर्ग से रिलेटेड होगा, वाइगोस्की से नहीं, पियाजे से नहीं। अब पियाजे के कुछ शब्द हैं कि अगर ये आते हैं तो वो पियाजे पर हमको टिक करना है। जैसे खोज, बच्चा खोज के माध्यम से सीखता है, खोज कर करके निरंतर नई नई खोजें करता रहता है, उनके माध्यम से सीखता रहता है। सक्रिय रहता है, बच्चा सक्रिय रह के सीखता है। अन्वेषण मतलब खोज के माध्यम से। बच्चा जिज्ञासु रहता है, बच्चे के अंदर विभिन्न जिज्ञासाएँ रहती हैं। ज्ञान का निर्माण, इसलिए पियाजे के विकास को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा गया है। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता हुआ चला जाता है। अब और कुछ शब्द लिखे हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे सहारा देना, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। एक शब्द आता है बाल विकास में चलता है, स्कैफोल्डिंग। अगर ये शब्द आता है कहीं भी लिखा होता है, इसको मतलब हम समझ लेते हैं क्या होता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना, एक प्रकार की अस्थायी सहायता होती है। जैसे जब बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता है तो शुरुआत में उसको साइकिल चला के बताई जाती है, फिर उसको कहा जाता है कि आप बैठिए, हम पीछे से आपको सहारा देते हैं। तो सहारा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे उस सहारे को कम कर दिया जाता है, उस सहायता को धीरे धीरे कम घटा के शून्य की तरफ ले जाया जाता है। तो एक प्रकार की अस्थायी सहायता होती है। ऐसी सहायता नहीं है कि इसको लगातार हम देते ही रहेंगे स्थायी रूप से, अस्थायी होती है। जब बच्चे को नहीं बनता है तो उसको हम पहले करके बताएंगे, फिर उसके साथ में करेंगे और फिर उसको स्वतंत्र छोड़ देंगे करने के लिए। इसको आई डू, वी डू, यू डू बोला जाता है कि पहले हम करेंगे, फिर पहले मतलब मैं करूँगा, फिर हम करेंगे और फिर आप करेंगे। इसको बोल जाता है स्कैफोल्डिंग। इसको बाल विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया। इसी के माध्यम से हमको अपनी कक्षाएं चलानी होती हैं। जब भी हम कक्षा में अपनी कुछ पढ़ाएं, वाचन करवाएं या कोई कविता पढ़ाएं, पाठ पढ़ाएं, तो स्कैफोल्डिंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। पहले हम खुद टीचर यानी मैं खुद करके बताऊँगा, उसके बाद बच्चे के साथ, जैसे अगर कविता पढ़ा रहे हैं तो पहले एक बार मैं खुद पढ़ के बताऊँगा, फिर बच्चे और मैं दोनों एक साथ मतलब हम करके बताएंगे, फिर उसके बाद बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देंगे कि आप इसका पाठन कीजिए। तो स्कैफोल्डिंग इसको बोला जाता है, इसको सहारा देना। इसी के एक शब्द हैं, शब्दों पर गौर कीजिएगा। पाड़, मचान या ढांचा निर्माण, ये शब्द हैं, कोई भी शब्द आ सकता है, एक ही शब्द के मतलब पर्यायवाची हैं ये। सहारा देना, पाड़, मचान या ढांचा निर्माण। अब है विविधता को पॉजिटिव माना गया। अगर एक ही क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे हैं, बहुभाषिकता वाले बच्चे बैठे हैं, विविधता है, उनमें विभिन्नता है, तो इसको एक प्रकार से मतलब संसाधन के रूप में माना गया है। ऐसा नहीं माना गया है कि ये बच्चे क्लास में दिक्कत पैदा करेंगे, बल्कि ये बच्चे क्लास को एक अट्रैक्टिव क्लास बनाएंगे और बच्चों के एक दूसरे की संस्कृति में बढ़ावा करेंगे और एक दूसरे को ज्ञान के निर्माण में वृद्धि करेंगे। तो विविधता और विभिन्नता को एक पॉजिटिव माना गया। इसको देखने में लगता है कि अगर विभिन्न
भाषाओं के बच्चे हैं या विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो वो क्लास में दुविधा पैदा करेंगे, लेकिन ये सहायता पैदा करते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव माना गया है। सर्वांगीण विकास, मतलब विकास पर अब जो फोकस किया जा रहा है वो केवल संज्ञानात्मक पहलू पर विकास नहीं किया जा मतलब फोकस नहीं किया जा रहा है। अब संज्ञानात्मक के साथ, ज्ञान के साथ शारीरिक विकास, संवेगानात्मक विकास, मानसिक विकास, सभी प्रकार के विकास, मतलब ओवरऑल सभी प्रकार का विकास बच्चे का होना चाहिए, इस पर फोकस किया जा रहा है। अब जो हमारे मतलब भारत में जो केंद्रीय विद्यालय चलते हैं वो पूरे इसी पर बेस्ड हैं। उसमें बच्चों की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी, केवल पढ़ाई पर फोकस नहीं किया जाता है, पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। इसलिए सर्वांगीण विकास है वो बाल विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ना कि केवल ज्ञानात्मक विकास। अब आता है आनुवंशिक एवं वातावरण। अगर कोई आनुवंशिक या बच्चे का विकास कैसे होगा, सिर्फ आनुवंशिकता मतलब होता है जीन, हमारे जो है माता पिता दादा दादी से मिलते हैं तो उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, और वातावरण का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है कि जैसे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं तो उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो विकास के लिए सबसे अच्छा क्या, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। हम केवल अगर विकास के लिए अगर कोई पूछा जाए कि विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आनुवंशिकता वातावरण या आनुवंशिकता वातावरण दोनों, तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों जरूरी हैं। जब दोनों समान रूप से कार्य करते हैं, अगर दोनों का परिवेश अच्छा है तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। इसलिए आनुवंशिकता एवं वातावरण में संबंध, आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए, तो ये दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे। लेकिन इनको दोनों को साथ में होना चाहिए, अगर अलग अलग हैं तो इनको हम नकार देंगे। सतत एवं व्यापक आकलन, मतलब जो बच्चे का आकलन है, मूल्यांकन है, उनके जो परखने की टेक्निक है वो सतत एवं लगातार होने चाहिए। मतलब रोज़ की रोज़, प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक, और उसके बाद वार्षिक, मतलब लगातार होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल साल के अंत में मूल्यांकन किया जाए, इसलिए बच्चों में परीक्षा के प्रति भय का माहौल पैदा हो जाता है। इसलिए इसको ये वाला अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस पर बहुत फोकस किया गया है कि बच्चों का दिन प्रतिदिन आकलन किया जाए, जिससे बच्चों में जो परीक्षा का एक भय रहता था, पहले जब हम लोग थे तो उसमें रहता था कि परीक्षा से डर लगने लगता, परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है, क्या होगा। लेकिन अब बच्चे अगर इतना बच्चों का आकलन किया जाता है कि अभी जैसे हम भी प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो उसमें लगातार दिन प्रतिदिन कहते टेस्ट चलते रहते हैं, कहीं दिन प्रतिदिन का आकलन होता रहता है, तो बच्चों में एक भय का माहौल नहीं रहता है कि हाँ पेपर ही वही पेपर है जो हम यहाँ दे रहे हैं वो वहाँ पर देना है। तो सतत एवं व्यापक आकलन पर जोर दिया गया है। संरचना का मतलब होता है रचना करना। संरचनावाद का होता है रचना, मतलब ज्ञान की रचना करना, क्रिएटिविटी, ज्ञान की लगातार रचना। तो ज्ञान की रचना कैसी होगी, अगर सक्रिय शब्द होता है तो बच्चा सक्रिय रह के सीखना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। बच्चे एक्टिव रहना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर कोई आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेट शिक्षक की तरफ होना चाहिए, और वो शिक्षक की हर बात पर जवाब दें, हर बात से इंटरेक्ट करें। करके सीखना, मतलब बच्चे करके सीखें, ना कि केवल देख लिया बस ठीक है वो सीख लिया। अगर कोई किसी चीज़ का निर्माण करना है, अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं, जैसे जोड़ घटाना भी सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो उनको वो खुद से करके सीखें। वो पहले जैसे अगर जोड़ सीख रहे हैं तो बॉल लाएँ, कंकड़ लाएँ, और फिर उनको जोड़ें, उनको एक तरफ साइड में रखें, फिर 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5, मतलब एक दूसरे इंटरकनेक्ट करके जोड़ें। विभिन्न प्रकार के जब वो जोड़ आप खेल के माध्यम से करेंगे तो करके खुद से सीख जाएंगे और उनकी समझ विकसित हो जाएगी, फिर उनको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन अगर जैसे हम बोर्ड पर लिख देते हैं 2 + 3 = 5, तो वो सीख लेते हैं, लेकिन उनमें कन्फ्यूजन रहती है और वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो करके अगर कोई सीख लेता है तो उसमें फिर कन्फ्यूजन नहीं रहती है। इसी को करके सीखने को बोला जाता है आगमन विधि। आगमन विधि होती है, जैसे एक होती है आगमन विधि, एक होती है निगमन विधि। आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण सिखाएं, हम बच्चों को दिखाएंगे, विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिखाएंगे, फिर उनके बाद एक नियम बना दिए जाएंगे। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो पहले हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाएंगे और उनमें एक कोण इतने का है, एक कोण इतने का है, तो तीसरा इतने का, मतलब तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश आएगा। तब विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से तब वो एक नियम पर पहुँचेगा कि हाँ सभी त्रिभुजों के कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी को बोला जाता है आगमन विधि। तो छोटी कक्षाओं में आगमन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आगमन विधि पर टिक करना है। जब भी अगर पेपर में सवाल आए कि अब प्राइमरी कक्षाओं के लिए मतलब कौन सी विधि जरूरी है, कौन सी विधि आवश्यक है, तो आगमन विधि। इसी को बोला जाता है करके सीखना। बच्चे समझ के माध्यम से सीखें, बच्चे समझें, ना कि केवल रटें। रटने को पूरी तरह से नकार दिया गया है, इसलिए करके सीखना बताया गया है। समझ के माध्यम से सीखें, बच्चों में समझ हो जाए, अवबोधन मतलब बोध हो जाए, बच्चों की बुद्धि में एक कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कि बुद्धि में एक प्रकार से उनका विकास होता जाए, बुद्धि में एक क्लियर माइंडसेट रहे कि हाँ यही होता है और ऐसे होता जाता है। उनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, उनके मन में कोई जिज्ञासा है, तो उसको शांत करना, उनकी बुद्धि में उस प्रकार से फिट बैठ जाए।
ज्ञान का निर्माण और रचना के माध्यम से ज्ञान का निर्माण भी होता है। जब वो रचना करता है, क्रिएटिविटी करता है, तो उनका ज्ञान का निर्माण भी होता है। जेंडर है लिंग, एक सामाजिक संरचना है। इसको जो जेंडर है, जैसे पुरुष है, कोई महिला है, तो एक सामाजिक संरचना माना गया है। ये शारीरिक संरचना नहीं है, एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये सामाजिक संरचना है, ना कि शारीरिक। सामाजिकरण मुख्य सामाजिकरण का मतलब होता है बच्चे को जो हमारा आपसी परिवेश है उसके बारे में एक ज्ञान कहते हैं ना, कि आपको समाज का ज्ञान नहीं है, मतलब किससे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, ये सामाजिकरण है। तो ये सामाजिकरण कैसे आएगा? इसमें मुख्य भूमिका परिवार की होती है। तो जब भी सामाजिकरण की बात है, अगर मुख्य माना जाए तो प्राथमिक सबसे मुख्य होता है परिवार से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। और गौण के रूप में माना जाता है विद्यालय। मतलब विद्यालय में तो तभी जाता है, अगर कहते हैं ना कि परिवार के संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो बच्चा मुख्य रूप से अपने परिवार से सीखता है। तो परिवार से ही उसका समाजीकरण शुरू होता है और वही उस पर मेन इम्पैक्ट डालता है। और जो गौण होता है वो विद्यालय भी इम्पैक्ट डालता है, लेकिन परिवार का ज़्यादा रोल होता है। अब आते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा होती है कि बच्चा किसी से देख कर सीखे, या किसी को आइडियल माने कि वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है, उसको माना जाता है बाह्य अभिप्रेरणा, कि दूसरों की तरह देख के अभिप्रेरित होना। लेकिन एक होता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा। अगर बच्चे में खुद से आंतरिक अभिप्रेरणा है, खुद से बच्चा इतना अगर सोच पा रहा है कि मुझे करना है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी का विकास बाल विकास में हम करते हैं, पढ़ाने के दौरान किया जाता है कि बच्चा खुद से इतना सोचे कि हाँ ये सही है और ये गलत है, ये हमें करना है, दूसरों के माध्यम से ना सीखे। तो आंतरिक अभिप्रेरणा पर जोर दिया गया है। बाह्य अभिप्रेरणा गलत होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा सही होती है या पॉजिटिव होती है। पुनर्बलन आंशिक, एक होता है आंशिक और एक होता है सतत। तो आंशिक पुनर्बलन इंपॉर्टेंट है, ना कि सतत। पुनर्बलन का मतलब होता है कि जैसे हम बच्चे को कोई पुरस्कार दें या कोई जैसे शाबाशी दें, तो वो आंशिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ शाबाशी दे रहे हैं, रोज़ बच्चे की कॉपी में गुड, वेरी गुड दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, फिर उसके मन में कोई उत्साह नहीं रह जाता है कि हाँ आप जैसे वेरी गुड है तो उसको रोज़ ही मिलता है, तो उसके मन में कोई उत्साह ही नहीं रहता है कि गुड, वेरी गुड, नॉर्मल सी बात। लेकिन अगर आप कभी महीने में, सप्ताह में एक बार देते हैं तो बच्चा खुश होता है, उत्साहित रहता है कि हाँ अगर हम इस बार अच्छा करेंगे तो महीने के लास्ट में हमको शाबाशी गुड मिलेगा या फिर कोई ट्रॉफी मिलेगी। तो आंशिक रूप से होना चाहिए पुनर्बलन, ऐसा नहीं है कि सतत होना चाहिए। तो आंशिक पुनर्बलन सही होता है, सतत पुनर्बलन गलत होता है। प्रेरित या प्रोत्साहन करना चाहिए बच्चे को कभी भी डिमोटिवेट या हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रोत्साहन लगातार करते रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें तो कभी सीख नहीं पाना है, तुम कभी नहीं सीख पाओगे, हमेशा ऐसे ही रहोगे। उसको प्रोत्साहन करें कि आप भी सीख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर बच्चा सीख लेता है तो अच्छी बात है। लगातार प्रेरित और प्रोत्साहन करते रहें। ये हमारे पॉजिटिव आ जाते हैं, जो इतने लिखे हैं पॉजिटिव। अगर ये कहीं मिलते हैं तो आप इन पर टिक करेंगे। आप मतलब ये हमेशा सही रहेंगे, ये वाले कभी गलत नहीं हो सकते हैं। कुछ होते हैं नेगेटिव कि इनको हमेशा हटाना है। अगर ऑप्शन है, हमको 4 ऑप्शन देखे हैं, हमको कन्फ्यूजन है, अगर ये कहीं दिखते हैं तो हमको पहले इनको तो क्रॉस ही लगा देना है, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। फिर देखना है इनको कि अगर ये मिल जाते हैं तो हमको वो ऑप्शन सही कर देना है। जैसे आता है नेगेटिव हतोत्साहन, तो हतोत्साहित किसी प्रकार से सही नहीं मान सकते। तो हमको भी समझ में आता है कि किसी प्रकार से किसी को डिमोटिवेट करना या हतोत्साहित करना गलत है, तो बच्चों में भी गलत होगा। तो हतोत्साहित एक नेगेटिव में आएगा। दंड देना, जैसे हम छोटे थे तो बच्चे हमारे टीचर खूब कूटते थे, तो वो दंड देना पूरी तरह से गलत है। दंड देना किसी प्रकार से सही नहीं माना जाता है, दंड देना पूरी तरह से गलत कर दिया जाता है। अब तो अगर शिक्षक है बच्चे को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित नहीं कर सकता है, मतलब डांट भी नहीं सकता है, इतना तक रिस्ट्रिक्शन टीचरों पर लगा दिए गए हैं। अब शारीरिक तो क्या, मानसिक रूप से भी बच्चे को नहीं कह सकते हैं कि तुमसे कुछ होगा नहीं। अगर बच्चा शिकायत करता है तो टीचर भी मुसीबत में आ सकता है। तो दंड देना पूरी प्रकार से नेगेटिव माना गया है। कठोर रवैया, टीचर का कठोर रवैया किसी प्रकार से सही नहीं हो सकता है कि टीचर सोचे कि हम इसको डांट के, डरा के, धमका के इसको सिखा लें, तो ये सही नहीं माना गया। इसके अलावा आप बच्चे को प्रोत्साहन करके, प्रेरित करके उसको कोई चीज़ है तो वो सिखाएं, करके सीखने के माध्यम से, समझ के माध्यम से सिखाएं, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दंड देखिए, कठोर रवैया के माध्यम से सिखाएं। दबाव देखिए, किसी प्रकार का दबाव टीचर का हो कि बच्चा डर रहा है, डर के माध्यम से कर रहा है, इसको गलत माना गया है। केवल मात्र ही, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये कहीं भी मिल जाते हैं तो ये क्या होते हैं कि लिमिट पैदा कर देते हैं किसी भी सवाल में, कि केवल, अब जैसे ऐसा आ जाए कि केवल आनुवंशिकता से ही बच्चे का विकास होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकता से ही नहीं होता है। उसमें अगर ये लिखा जाए कि आनुवंशिकता बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आता है कि केवल आनुवंशिकता ही
बच्चे के विकास में मदद करती है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकता के साथ और कई भी फैक्टर होते हैं। तो जो केवल है या मात्र आ जाए कहीं भी कि मात्र जैसे मात्र आनुवंशिकता ही बच्चे के विकास में मदद करती है, तो इनको लिमिट पैदा कर देती हैं, तो इनको हटा देते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा होता नहीं है कि बच्चे के विकास में केवल एक चीज़ योगदान दे। तो ये बहुत प्रकार के पहलू हैं, वो जैसे हमारी साइकोलॉजी में विभिन्न प्रकार के हमारे तत्व हमको इफेक्ट करते रहते हैं। इसलिए जो केवल मात्र ही, ये तीनों नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं। ये कहीं भी अगर क्वेश्चन में आते हैं तो हमको ध्यान से देखना है, ये हमारे हटा देना है पहले ही। तो याद करना मतलब कंठस्थ करना है, रटाना। रटना पूरी प्रकार से एक नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा कि रटना नहीं है, याद करना नहीं है, मतलब सीखना नहीं है कि तुम पता चलो कि लगातार रटते ही जा रहे हो, 2 का पहाड़ा 3 का रट लिए, पता है नहीं कि जैसे पूछा 18 144, अब पता ही नहीं है कि 144 लिखा कैसे जाता है। तो रटना नहीं है किसी प्रकार से। बच्चे को समझ हो गया 144 अगर उससे नहीं बनता है पहाड़ा तो वो बना के सीख लेगा। अगर उससे गुणा बनने लगा है या जोड़ बनने लगा है तो वो 18 में 18 जोड़ते हुए चला जाएगा और वो समझ जाएगा कि अगर उससे गिनती बनती है तो पूरा निकाल लेगा। याद करना, कंठस्थ करना कि कोई चीज़ कंठस्थ ना कराओ, समझ हो जाए बस। कोई चीज़ रटाना नहीं है कि बच्चे से पहले जैसे होता था कि बच्चे से इतनी पोएम आती हैं, 40 तक पहाड़े आते हैं, 1000 तक गिनती आती है, आता है वो आता है। तो इस प्रकार की रटी रटाई चीज़ें नहीं, उसको समझ होना चाहिए कि हाँ अगर पहाड़े हैं तो हमसे 10 तक आते हैं, अगर हम 20 तक बनाना चाहें तो हम बना लेंगे, 20 तक के हम 100 तक 1000 तक भी बना लेंगे, लेकिन हमको 10 तक आते हैं, हमको धीरे धीरे हम सीख लेंगे। भेदभाव करना, किसी प्रकार से टीचर को किसी भी कक्षा में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है कि जैसे कोई बच्चा होशियार है तो उसको हम ज़्यादा ही मोटिवेट करें, या उसको उसके साथ अच्छे से बात करें, अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसको डांट के भगा दें। इस प्रकार का भेदभाव हमको नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों में नकारात्मक भाव पैदा होता है और सीखने के लिए सीखते नहीं हैं, अच्छे से नहीं सीखते हैं। ग्रेडिंग या रैंकिंग के लिए मूल्यांकन कभी भी नहीं किया जाता है। जो सतत या व्यापक आकलन किया जाता है वो कभी भी ग्रेडिंग रैंकिंग के लिए नहीं किया जाता है कि बच्चा पहले नंबर पाया, दूसरे के लिए या तीसरे के लिए। इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे का उपचारात्मक आकलन किया जा सके, उपचारात्मक शिक्षण किया जा सके, कि जो बच्चे में कमी है उनका पता लगाया जा सके। इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई बच्चे की कमी है तो हम उसके लिए निरंतर हम लगातार सुधार सकें। अगर कोई बच्चे को हमको पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सी कमी है, अगर जोड़ बन जाता है तो किस प्रकार के जोड़ इससे नहीं बनते हैं, या किस प्रकार की यहाँ पे मतलब संख्याओं में दिक्कत आती है, तो उसके लिए आकलन किया जाना चाहिए। ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए कभी भी आकलन नहीं करना चाहिए। निष्क्रिय बच्चा सक्रिय होकर सीखता है, ना कि निष्क्रिय होकर। तुलना, कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ना भेदभाव करना चाहिए, ना तुलना करना चाहिए कि ये होशियार है, ये ऐसा करता है, तुम भी ऐसा करो। किसी के साथ तुलना नहीं है। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। बाल विकास में माना गया है कि हर बच्चा विशिष्ट है, किसी के साथ तुलना नहीं करना है और आपको किसी के जैसा बनने के लिए जोर नहीं देना है। भगवान ने जो बनाए हैं सभी बच्चे विशिष्ट हैं और सभी बच्चे अच्छे हैं। किसी को किसी से तुलना नहीं करना है। तो तुलना को नेगेटिव माना, शिक्षक केंद्रित नहीं है। जो हमारी पूरी शिक्षण विधियां हैं, जो हमारी मानसिकता है, साइकोलॉजी है, बाल विकास है, पूरी विधियां हैं सारी बच्चे के इर्द गिर्द घूमती हैं। उसमें शिक्षक का रोल केवल मार्गदर्शक का होता है। शिक्षक एक सिर्फ फैसिलिटेटर होता है। वो बच्चों को एक फैसिलिटी या सुविधाएँ प्रदान करता है कि इसके माध्यम से पढ़ो, मार्गदर्शन करता है कि ऐसा करना है। बच्चा कभी भी शिक्षक के द्वारा नहीं है कि शिक्षक ने जो कह दिया ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है। बच्चे की जो रुचि होगी, बच्चे का जिसमें ध्यान होगा, उसी के माध्यम से सीखा। शिक्षक केंद्रित नहीं होगी। व्यावसायिक शिक्षक को प्राइमरी में हटाया गया है, क्योंकि प्राइमरी में बच्चा केवल सीखने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए निर्माण करता है, मतलब ज्ञान का निर्माण करता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको छोटे से तुम कक्षा 5वीं की क्लास से उसको मतलब व्यवसाय में किसी काम की शिक्षा देने लगो, दर्जी मोची, इस प्रकार का। छोटे बच्चे होते हैं, उनको खेल के माध्यम से केवल चीज़ों के बारे में समझ विकसित करना, समाज की समझ विकसित करना, इस पर जोर दिया जाता है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा को प्राइमरी कक्षाओं में हटा दिया जाता है। ये हमारे नेगेटिव टैग वर्ड हो गए। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये आती हैं तो हमको पहले ही हटा देना है। केवल मात्र ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो जेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक संरचना, इसमें शारीरिक संरचना नहीं है। और ये भी जैसे स्कैफोल्डिंग हो गया, मचान, ढांचा, निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप देख लेते हैं, और हमने कुछ वीडियो बनाई है वो भी अगर देख लेते हैं, अगर ये भी देख लेते हैं तो आप इससे 8 से 10 क्वेश्चन आप इसी के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ी अपनी अगर प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट अगर सही रहते हैं, तो इसके माध्यम से, इतने वर्ड के माध्यम से आप पकड़ के सही कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हैं MHRD टीचर पर। धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।